हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मिश्राम है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। वह है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। अब रिसेंटली क्या हुआ है, कोर्ट ने जो है वह अपहेल्ड कर दिया है। क्या चीज अपहेल्ड कर दी है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या है, उसको एब्रोगेट किया जा सकता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है। ठीक है। तो अब इस आर्टिकल में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का पहले क्या स्टेटस था। ठीक है, मुगल पीरियड पे क्या था, ब्रिटिशर्स की पीरियड में क्या था, फिर इंडिपेंडेंस के वक्त क्या था, फिर बाद में क्या हुआ। क्योंकि अगर मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं बताऊंगा और डायरेक्ट मैं आपको मेन मुद्दा बता दूंगा, तो कैसे आप बैकग्राउंड समझ ही नहीं पाओगे, लिंक नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल, आज के इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को लेके। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब क्या कश्मीर कभी भी एक इंडिपेंडेंट नेशन था? सबसे पहले तो यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बात होती है किस चीज की, ऑटोनॉमी की बात होती है कि कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ठीक है। तो क्या कश्मीर कभी भी एक इंडिपेंडेंट नेशन रहा है? अब देखो क्या है, कश्मीर पे काफी अलग अलग रूलर्स ने रूल किया है। जैसे हिंदू रूलर्स हो गए, मुस्लिम रूलर्स हो गए, ठीक है, सिख्स हो गए, अफगान हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए। इन लोगों ने क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड पे जम्मू एंड कश्मीर पे रूल किया है। अब क्या होता है, 1000 एडी के पहले, तब क्या था, कश्मीर जो था यह एक इंपॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का। बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टी जैसे काराकोटा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, गोनादित्यास, अब इन्होंने क्या है कश्मीर और उसके नॉर्थ वेस्ट वाले जो रीजन है वहां पे रूल किया है। अब जो हिंदू डायनेस्टी रूल था यह एक्सटेंड करता था 1339 तक। ठीक है। पर इसको बाद में रिप्लेस किया गया मुस्लिम रूलर शाह मीर के द्वारा। ठीक है, शाह मीर ने अपनी शाह मीर डायनेस्टी बनाई। पर क्या होता है, बाद में जो मुगल एम्परर थे अकबर, उन्होंने शाह मीर डायनेस्टी को खत्म किया और अपनी रूल को एक्स्टेब्लिश किया। ठीक है, और यह सब कब होता है, 1587 में। और मुगल एम्पायर क्या होता है, और ज्यादा एक्सपांड होता है। औरंगजेब के भी अंदर क्या होता है, मुगल एम्पायर को, कश्मीर के और टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपांड किया जाता है। अब क्या है, कश्मीर जो था यह हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है। पर यह कभी एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं रहा है। ठीक है, अब ये देख सकते हो आप, जैसे आप डायग्राम में आप देख पा रहे हो, यह एक मैप है। ठीक है, अब इस मैप में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे अफगानिस्तान, और नीचे है पाकिस्तान, और बीच में ही है जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। ठीक है। अब जो औरंगजेब के जो सक्सेसर थे वह क्या उतने एफिशिएंट रूलर्स नहीं थे। ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो कंट्रोल था जम्मू एंड कश्मीर का अलग अलग रूलर्स पे पास हुआ। सबसे पहले क्या होता है, अफगान का कंट्रोल आता है। अब क्या होता है, 1752 में अफगान रूलर जो थे, कौन, अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने क्या किया, एक दुर्रानी एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट किया कश्मीर में। और यह कब से कब तक था, 1750 से 1819 तक, 1819 तक दुर्रानी एम्पायर, यह रूल किया इसने कश्मीर पे, जो कि एक अफगान अफगान दुर्रानी एम्पायर थी ये। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता, सिख सिख एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट होती है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, अंडर महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया था। ठीक है। और मुस्लिम रूल को खत्म किया था कश्मीर से। अब 19th सेंचुरी में क्या होता है, सिख्स जो थे अंडर महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने क्या किया, कंट्रोल ले लिया कश्मीर का। ठीक है। इन्होंने पहले, सबसे पहले क्या किया था, जम्मू पे उन्होंने धावा बोला था, जम्मू को कैप्चर किया था। फिर बाद में क्या होता है, सिख रूल कश्मीर। ठीक है, फिर सिख ने क्या किया, कश्मीर पे रूल किया, जब तक वह डिफीट नहीं हुए 1846 के फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। ठीक है। अब आगे क्या होता है, कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट बनता है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, अंडर द डोगरा डायनेस्टी। ठीक है। अब आप, मैं फिर से आपके लिए एक मैप लेके आया। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये एक थोड़ा एक डिटेल मैप है, यहाँ आप देख सकते हो नॉर्दर्न एरिया, यह है चाइना, यह है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का,
ठीक है, यह आप देख सकते हो जो ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा होगा, यह जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया। ठीक है, यह है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आप देख पा रहे होंगे। यह चाइना और इंडिया के बीच की बाउंड्री है। ठीक है, अक्साई चीन वाला आप एरिया देख पा रहे हो, जो 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुई थी, तो अक्साई चीन को चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया था। इसके अलावा ये आप सियाचिन ग्लेशियर देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए, जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको मैप वाइज बता दिया, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखिए, अब महाराजा गुलाब सिंह जो थे, यह डोगरा डायनेस्टी के महाराज थे। उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, किसके साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। कब? 1846 में। और इस ट्रीटी में यह क्या क्या बोला गया? इस ट्रीटी के तहत गुलाब सिंह ने 75 लाख 75 लैक्स दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? 1846 में। और बदले में क्या? उन्होंने बोला कि मुझे कश्मीर दो। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर जो है एक सिंगल एंटिटी थी, एक यूनिफाइड एंटिटी थी, जो 1846 में बनती है। अब क्या होता है, जोरावर सिंह जो एक जनरल थे डोगरा डोगरा डायनेस्टी के अंदर, वो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कैंपेन्स किए। और उनके कैंपेन कहाँ कहाँ पे गए? बाल्टिस्तान तक गए, गिलगित तक गए, हुंजा तक गए, ठीक है, लद्दाख तक गए। और उन्होंने और एरिया क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ऐड किया, जैसे कि ये इस मैप में आप देख रहे हो ये। ठीक है, अब यह गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के साइड में। ठीक है, तो यह सारा एरिया क्या हुआ, जोरावर सिंह ने ऐड किया जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी में। और जो महाराजा गुलाब सिंह की जो टेरिटरी है, जो डोमिनियन है, वह और एक्सपांड हो गया। ठीक है, अब दिक्कत क्या हो गई, जम्मू एंड कश्मीर जो था 1846 से 1947 तक, यह एक प्रिंसली स्टेट था। और इस पे रूल कौन करते थे? डोगरा डायनेस्टी के राजपूत। ठीक है, जामवाल राजपूत जो थे डोगरा डायनेस्टी के, वह रूल करते थे। अब क्या होता है, जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, उसी जैसे ही कश्मीर भी एक, उसकी भी एक पार्शियल ऑटोनॉमी थी, उसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट था अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अब रियल कंट्रोल हमेशा से ब्रिटिश के ही अंदर रहा है। अब रूलर्स का क्या स्टैंड पॉइंट है, देखिए क्या होता है। पार्टीशन के दौरान 1947 में जम्मू एंड कश्मीर जो था, यह एक प्रिंसली स्टेट था। ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक आजादी दे दी कि अब आप चूज करो आपको क्या करना है। क्या आपको इंडिया का साथ रहना है, आपको या तो पाकिस्तान के साथ रहना है, या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, अब जो रूलर्स थे कश्मीर के 1947 में, रूलर कौन था तब? महाराजा हरि सिंह। ठीक है, और यह कौन थे? ये ग्रैंड सन थे, ग्रेट ग्रैंड सन थे किनके? महाराजा गुलाब सिंह के। और जो महाराजा हरि सिंह थे, वह एक हिंदू रूलर थे। वह रूल करते थे मेजॉरिटी मुस्लिम प्रोविंस स्टेट पे। जम्मू एंड कश्मीर में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी थी? मुस्लिम की। पर रूलर कौन था? हिंदू। कौन? महाराजा हरि सिंह। अब वह नहीं चाहते थे कि मैं जम्मू एंड कश्मीर या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या तो इंडिया को ज्वाइन करे, वो नहीं चाहते थे ऐसा कुछ। वह चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट जैसा बना रहे। ठीक है, इसलिए उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट किए इंडिया और पाकिस्तान के साथ। ठीक है, उन्होंने ऑफर किया एक प्रपोजल, कौन सा? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब इसके तहत क्या हुआ, पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कि ओके, हम एग्रेशन नहीं करेंगे, हम स्टैंड स्टिल जो स्टेटस को है हम वैसे रहने देंगे। पर क्या होता है, बाद में पाकिस्तान ही अटैक कर देता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, व्हाट वर कश्मीरी पीपल पोजीशन। ठीक है, उनके क्या एस्पिरेशन थे 1947 में। देखो, कश्मीरी पीपल थे, उन्होंने एक्सटेंसिवली पार्ट लिया था इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। वह चाहते थे कि ब्रिटिश रूल से उनको आजादी मिले, और साथ में ही जो डोगरा डायनेस्टी का जो रूल था, जो प्रिंसली स्टेट का जो रूल था, वह भी वो लोग चाहते थे कि खत्म हो। ठीक है, कश्मीरी प्रिफर करते थे कि एक डेमोक्रेसी एक्स्टेब्लिश हो, ना कि मोनार्की। जम्मू एंड कश्मीर जो था, हमेशा एक सेक्युलर स्टेट था। क्यों? क्योंकि वहां पे अलग अलग रूलर्स ने रूल किए, कभी हिंदू ने, कभी मुस्लिम ने, कभी सिख ने। ठीक है, और भले ही चाहे वहां की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, वह मुस्लिम थी। ठीक है, अब इंडिया जो है 1947 में सजेस्ट किया था कि एक प्लेबिसाइट होना चाहिए। प्लेबिसाइट यानी क्या? जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो वोट करे और वो डिसाइड करे कि वो क्या चाहते हैं।
क्या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या इंडिया का पार्ट बनना चाहिए? तो इंडिया ने कहा कि आप प्लेबिसाइट कंडक्ट करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया को कॉन्फिडेंस था कि हम प्लेबिसाइट जीत जाएंगे और जम्मू एंड कश्मीर वाले जो जो रीजन है वो इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। पर क्या होता है, पाकिस्तान अटैक कर देता है कश्मीर पे 1947 पे, और क्या होता है, पूरा इस रीजन का डायनामिक्स ही बदल जाता है। ठीक है, जो एग्जैक्ट एस्पिरेशन थे कश्मीरी पीपल के एट द टाइम, वो अभी भी हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि प्लेबिसाइट कभी हो ही नहीं पाया, कभी रेफरेंडम हो ही नहीं पाया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये देखो, अब इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान का इन्वेजन ऑफ कश्मीर। ये देखो, अब ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, और ये आपको जो एरिया दिख रहा है एन ए का मतलब क्या है, इस पे डाटा अवेलेबल नहीं है हमारे हमारे पास कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, अब पाकिस्तान, अब क्या होता है देखो, अब इसके आगे देखिए अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान जो था उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को पहले साइन किया था जम्मू एंड कश्मीर के साथ, पर क्या होता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वो तोड़ देता है। ठीक है, और क्या करता है, वह एक स्पॉन्सर करता है ट्राइबल मिलिटेंट अटैक को। कहाँ पे? कश्मीर में, अक्टूबर 1947 में। ठीक है, और ये बेसिकली जो ट्राइबल मिलिटेंट थे, ये कौन थे? वो पश्तून रेडर्स थे। उन्होंने इन्वेड किया कश्मीर को 1947 अक्टूबर में। ठीक है, इस समय फिर हरि सिंह अपील करते हैं गवर्नर जनरल को ऑफ फ्री इंडिया, जो कौन थे? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को, कि आप हमारी मदद कीजिए। अब इंडिया ने क्या है, एश्योर्ड किया कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, पर एक कंडीशन पे, कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। अब महाराजा हरि सिंह ने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया। कब? 1947 में। ठीक है, और यह भी एग्री किया गया कि एक बार सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगी, तो जो पीपल है जम्मू एंड कश्मीर के, उनसे पूछा जाएगा, उनकी व्यू ली जाएगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, अब यह आप देख भी सकते हो, उस समय का हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर देखो क्या लिखा है, कश्मीर एसिड्स टू इंडिया। ठीक है, प्लेबिसाइड सून, रूलर डिसीजन, और क्या डेट है? 26 अक्टूबर 1947। ये देखो आप देख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये उस समय का पेपर है। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए, अब आगे ये होता है कि जो महाराजा हरि सिंह है वह साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ। कब? 26 अक्टूबर 1947 में। कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, अब जैसे ही एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन होता है, इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वह टुक ओवर करते हैं। क्या? स्टेज टू रिपल्स द पाकिस्तान सपोर्टेड ट्राइबल असॉल्ट, यानी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, अब वो रिटेलिएशन में अटैक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिफेंस में आ जाते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान फोर्सेस जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 से 48 के बीच में। अब इंडिया सक्सेसफुली क्या करती है, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान सपोर्टेड ट्राइबल मिलिटेंट को कश्मीर से भगाने में सक्सेसफुल होती है। हावेवर क्या होता है, वन पार्ट ऑफ द स्टेट जो है, लगभग एक तिहाई हिस्सा, वन थर्ड ऑफ द पाकिस्तान के कंट्रोल में जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा चला जाता है, जिसको हम आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। नाउ इंडिया यह क्लेम करता है कि ये जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, यह पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड करके रखा है। पाकिस्तान डिस्क्राइब करता है इस एरिया को कैसा? एज आजाद कश्मीर, जबकि इंडिया इसको क्या बोलता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नाउ अब इंडिया क्या करता है, यूनाइटेड नेशन के सामने यह चीज लेके आता है। इंडिया रिफर करता है डिस्प्यूट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। कब? 1 जनवरी 1948। और एक यूनाइटेड नेशन की कमीशन बनती है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसका नाम है रेजोल्यूशन 47। कब? 21 अप्रैल 1948 को। अब इस रेजोल्यूशन में क्या दिक्कत? देखो इस रेजोल्यूशन में दिक्कत क्या थी कि यह नॉन बाइंडिंग था, ना ही इंडिया पे ना ही पाकिस्तान। और इस रेजोल्यूशन की कुछ क्या बातें थी कि पाकिस्तान जो है, इस रेजोल्यूशन में माना गया कि वह एग्रेसर है, उसने लड़ाई छेड़ी। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान को वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा जो भी ऑक्युपाइड टेरिटरी है वो, और हैंड ओवर करना पड़ेगा वैकेटेड टेरिटरी इंडिया को। ठीक है, इंडिया को भी अपने सारे फोर्सेस मूव करने पड़ेंगे। ठीक है, रिमूव करने पड़ेंगे, और
सिर्फ उतना ही फोर्स छोड़ना पड़ेगा जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और इसके अलावा इंडिया को एक प्लेबिसाइट कंडक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है। अब प्लेबिसाइट या जो रेफरेंडम है वह अब तक हुआ क्यों नहीं? देखो, पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है हमें टाइम चाहिए ये जो ऑक्युपाइड पार्ट है उससे वैकेट वैकेट करने के लिए, उसको खाली करने के लिए, पर कभी उसने खाली किया ही नहीं। नियरली वन थर्ड जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का, यह जो है अभी भी किसके अंदर है? ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। नाउ, अब शेख अब्दुल्ला मूवमेंट, अब बेसिकली ये क्या है, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना के लिए। अब देखो क्या होता है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है 1925 में। ठीक है। फिर बाद में इसी को 1938 में रिनेम किया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस बेसिकली है एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन थी और इसका एसोसिएशन रहा है कांग्रेस का साथ। ठीक है। अब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था इसने एक पॉपुलर मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वह चाहते थे कि महाराजा का जो रूल है वह खत्म हो। ठीक है। और शेख अब्दुल्ला इसके लीडर थे। ठीक है। जब महाराजा हरी सिंह ने ये ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया था 26 अक्टूबर को 1947 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो शेख अब्दुल्ला को ने टुक ओवर किया एज द प्राइम मिनिस्टर। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट का। ठीक है। कब? मार्च 1948 में। अब शेख अब्दुल्ला जो थे वह अगेंस्ट थे कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान को ज्वाइन करें। हावेवर इन्होंने एक प्रो रेफरेंडम स्टांस लिया। क्या? कि आप प्लेबिसाइड करो फिर उसके बाद देखी जाएगी। और जो फॉर्मल एक्सेशन था इंडिया के साथ वह डिले होता रहा। अब जो प्रो इंडियन अथॉरिटीज थी उन्होंने डिसमिस किया स्टेट गवर्नमेंट को और अरेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला को। ठीक है। और क्या होता है, एक नई जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट बनती है जिन्होंने रेटिफाई किया ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इंडिया के साथ। और 1957 में कश्मीर को इनकॉर्पोरेट किया जाता है इंडियन यूनियन के साथ। ठीक है। अब जैसे आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं। ये देखो, ये जैसे कि ये काराकोरम रेंज हो गई, ये काराकोरम रेंज। ठीक है। ये शशकम, ये शशकम वैली हो गई है। ठीक है, शक्सम वैली। यह है सियाचिन ग्लेशियर। यह है अक्साई चीन वाला एरिया। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काराकोरम रेंज कहाँ पे है। तो ये देखो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पे काराकोरम रेंज। ये देखो उसी के बाजू में शक्सम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर किया था। ये देखो सियाचिन ग्लेशियर जिसको लेकर अभी डिस्प्यूट था, काफी लंबा डिस्प्यूट जो चला था। यह अक्साई चीन वाला एरिया जिसको क्या हुआ था, इंडिया जब चाइना वॉर होती है तो अक्साई चीन वाला एरिया किसके पास चले जाता है? अक्साई चीन वाला। ठीक है। ये है लद्दाख रेंज। ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस आपको एग्जाम में पता चलता है कि यार ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब क्या होता है देखो, आगे जाके क्या होता है। अब एक सेकंड आप वेट कीजिए। ये देखिए अब क्या हो रहा है आगे। 1947 के बाद से क्या हुआ, कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान जो था हमेशा इसने क्लेम किया कि कश्मीर वैली जो है यह पाकिस्तान का पार्ट है। और जो कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, तीन वॉर्स होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब कब? 1947, 1965 और 1971 में। और एक वॉर लाइक सिचुएशन भी बनती है कब? 1998 में, जिसको हम कारगिल वॉर भी बोलते हैं। नाउ, अब पाकिस्तान जो था यह इसने ना सिर्फ इलीगली कश्मीर वाला रीजन को ऑक्युपाई किया था, पर चाइना भी अपना अब क्लेम करना शुरू कर देता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन। अब 1950s के आते आते तक क्या होता है, चाइना क्या होता है ग्रेजुअली ऑक्युपाई करना चालू कर देता है अक्साई चीन वाला एरिया जो अभी मैंने आपको दिखाया था मैप में। ठीक है। और 1962 में क्या होता है, इंडिया एक वॉर लड़ता है चाइना के साथ। ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना ने इंडिया का उतना जो जगह थी वह हड़प ली थी। ठीक है। पर क्या होता है, चाइना ने इंडिया को डिफीट कर लिया था 1962 वॉर में। और यह मैटर और भी खराब हो गया जब पाकिस्तान ने जो क्या होता है, पाकिस्तान सीड कर देता है, दे देता है क्या, काराकोरम ट्रैक्ट को, कहा कि कश्मीर को, यानी कौन सी शशम वैली को चाइना को
दे देता है। कौन? पाकिस्तान जो है, सक्षम वैली जो है वह चाइना को दे देता है। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में यह सक्षम वैली, अब इस सक्षम वैली को पाकिस्तान जो है वह चाइना को दे देता है। ठीक है, और यह एक्साई चीन वाला एरिया जहाँ पे इंडिया चाइना का वॉर हुआ था और चाइना ने एक्साई चीन वाले एरिया को क्या किया था? हड़प लिया था। ठीक है। अब इसके अलावा अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो अब इसके अलावा सामने देखिए अब क्या हो रहा है। कश्मीर को एक ऑटोनॉमी दी गई थी, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा क्या था? आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 और आर्टिकल 35A। यह बेसिकली कुछ आर्टिकल है जो एक स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। अब एक स्पेशल स्टेटस क्या है जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता है? नाउ आर्टिकल 370 जो है यह एक ग्रेटर ऑटोनॉमी देती है जम्मू एंड कश्मीर को एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ऑटोनॉमी यानी ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देता है कि आप अपना जो रूल है आप अपने हिसाब से चलाएं। ठीक है। अब जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का उसका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 370 में बोला गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो होगा उसका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का फ्लैग होगा, ऐसा बोला गया। एक स्पेशल स्टेटस होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी होगी, और जो प्रोविजन है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के वह अप्लीकेबल नहीं होंगे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट पे। इसके अलावा जो लॉ पास किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा वह अप्लाई होंगे JNK पे ही। ठीक है, और कब अप्लाई होंगे? जब उसकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है JNK की वो जब अप्रूव करे तब। अब जो नॉन कश्मीरी इंडियंस है वह बाय नहीं कर सकते क्या प्रॉपर्टी कश्मीर में। यह एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आर्टिकल 370 में थी। ठीक है, कि कोई बाहर वाला जो कश्मीरी नहीं है वो कोई भी प्रॉपर्टी कश्मीर में खरीद नहीं सकता है। यह कुछ स्पेशल स्टेटस था। अब क्या है, आर्टिकल 370 के वजह से ही क्या हुआ है, जो फुल इंटीग्रेशन था जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ नहीं हो पाया। ठीक है। अब मेजर ग्रीवांसेस क्या है कश्मीर के? देखो कश्मीरी पीपल जो थे वो तो चाहते थे प्लेबिसाइड हो। ठीक है, ताकि उनको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिले, वो खुद डिसाइड करे कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, क्या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि इंडिया या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा पॉलिटिक्स कैसा रहा है 1948 के बाद? अब देखो कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में? कश्मीरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। अब क्या होता है, एक बार जब प्राइम मिनिस्टर का जो टेक ओवर होता है, ठीक है, शेख अब्दुल्ला इनिशिएट करते हैं एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट को। ठीक है, लैंड रिफॉर्म इनिशिएट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं बिल्ड होना किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और शेख अब्दुल्ला के बीच में। ठीक है, और डिफरेंसेस क्यों है कि कश्मीर का स्टेटस क्या है। ठीक है, और इसके चलते क्या होता है, सेंटर डिसमिस कर देता है शेख अब्दुल्ला को 1953 में, और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है काफी लंबे समय के लिए। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीरियड तक 1953 से 1974 तक कांग्रेस पार्टी जो है वह एक्सरसाइज करती थी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस स्टेट के पॉलिटिक्स पे। जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिक्स में कांग्रेस का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अगर उससे हम शेख अब्दुल्ला को हटा दिए जिसको डिटेंश किया गया था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा थोड़ी वीक हो चुकी थी। ठीक है, और वह पावर में तब तक रह पाती थी जब तक कांग्रेस उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। ठीक है, अब कांग्रेस ने डायरेक्ट कंट्रोल गेन किया कहाँ पे? गवर्नमेंट पे, स्टेट की। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, अब क्या होता है, फाइनली 1974 में इंदिरा गांधी जी एक रीच करती है एग्रीमेंट किसके साथ? शेख अब्दुल्ला के साथ। और इसके तहत क्या होता है, शेख अब्दुल्ला को फिर से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। और 1977 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिवाइवल होता है। क्यों? शेख अब्दुल्ला के वजह से। ठीक है, शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करते हैं और उनका इलेक्शन होता है और वो एक मेजोरिटी से इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है 1982 में, और लीडरशिप चली जाती है फारूक अब्दुल्ला के हाथ, जो उनके बेटे थे। फिर क्या होता है, पर क्या होता है, जल्दी ही उनको डिसमिस किया जाता है गवर्नर के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर है उन्होंने फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। ठीक है, और यह
क्या होता है, जो डिसमिसल होता है फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट का, यह क्यों होता है? क्योंकि स्टेट का, जो सेंटर का इन्वेंट जो इंटरवेंशन था, काफी ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे कश्मीरी लोगों में एक रिसेंटमेंट पैदा हो जाता है। ठीक है, कि यार ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कश्मीर के लोग चाहते थे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक रिसीव हुआ, जब क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट को सेंटर ने हटा दिया और वहां पे गवर्नर रूल लगा लिया। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा लिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था 1986 में एग्री करती है कि एक इलेक्टोरल अलायंस बनाए कांग्रेस के साथ और इलेक्शन लड़ेगी। ठीक है, अब 1987 असेंबली इलेक्शन जो थे, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल क्राइसिस क्या हुए, इंसर्जेंसी क्या होती है, कश्मीरी पंडित का एक्सोडस कैसा हुआ, कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया। अब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्या होता है, अब 1987 में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, पर इससे क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की काफी ज्यादा मेजर विक्ट्री होती है और फारूक अब्दुल्ला को वापस प्राइम चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। पर क्या होता है, यह बहुत ज्यादा बिलीव किया गया उस समय पे कि जो इलेक्शन थे वह रिग्ड थे। ठीक है, इलेक्शन में क्या धांधलीबाजी हुई थी, ऐसा बोला जाता है। अब क्या हुआ, लोगों का गुस्सा और भड़क गया। ठीक है, और यह किसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट था, करप्शन था। ठीक है, 1980s के दौर से ही। ठीक है, वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, उसको काफी ज्यादा अंडरमाइन किया जा रहा था। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है, अब जिसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस तैयार हो जाता है कश्मीर में, और क्या होता है, इंसर्जेंसी का राइज होता है। अब 1989 तक क्या होता है, स्टेट में मिलिटेंट मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। एक सेपरेट कश्मीरी नेशन की डिमांड चालू हो जाती है, काफी ज्यादा कश्मीरी पंडित का एक्सोडस होता है, उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है, उनके साथ वायलेंस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इंसर्जेंट जो थे उनके मॉरल, मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट कहां से मिल रहा था, पाकिस्तान से मिल रहा था। ठीक है, और जो बैलेंस ऑफ इन्फ्लुएंस था, वह टिल्टेड किसके तरफ था, पाकिस्तान के फेवर में था 1980s तक। और जो पीपल की सिंपैथी थी, अब इंडियन के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं थी। ठीक है, और जो टेररिस्ट और मिलिटेंट्स थे, वो बेसिकली कौन थे, वह बेसिकली, देखो, जो टेररिस्ट थे, जो मिलिटेंट्स थे, वह ऑलमोस्ट ऑल द हिंदूज फ्रॉम द कश्मीर वैली से। ठीक है, उन्होंने इंश्योर किया कि फर्दर प्लेबिसाइड मीनिंगलेस हो जाए। यानी क्या हुआ, टेररिस्ट और मिलिटेंट्स जो थे, उन्होंने हिंदूज को कश्मीर से भगा दिया, ताकि जब प्लेबिसाइड हो तो वह मीनिंगलेस रहे, और यह हो कि सिर्फ मुस्लिम उसमें मेजोरिटी में वोट कर सके, और उनके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन था। नाउ अब इंडिया इम्पोज करती है अब इस सराउंडिंग में क्या होता है, इंडिया इम्पोज करती है आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर में। कब, 1990s से। और एक लंबे समय तक स्टेट जो था, वह प्रेसिडेंट रूल में था। ठीक है, और आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में था। और जो ये पूरा जो पीरियड है 1990s का, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हम वॉयलेंस देखने को मिलते हैं। और वॉयलेंस ना सिर्फ इंसर्जेंट के हाथ से, पर जो आर्मी थी उनके एक्शन से भी हमें कई बार वॉयलेंस देखने मिलता है। अब 1990 और उसके बियॉन्ड क्या होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट बन जाता है। आफ्टर 1987 क्या होता है, जो प्रो इंडियन सेंटिमेंट्स थे कश्मीरी पीपल के, वो टिल्ट हो गए हैवीली किसके तरफ, कश्मीरी सेपरेटिज्म के तरफ। ठीक है, पाकिस्तान, उसने क्या किया, मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को, इंसर्जेंट्स को। ठीक है, और जिसके वजह से क्या हुआ, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, वहां से क्या होता है, टेररिस्ट का, ठीक है, मिलिटेंट्स का मूवमेंट काफी ज्यादा होता था। ठीक है, अब इसके चलते क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, सिविलियंस, उनकी हत्या हुई, उनका किलिंग हुआ। ठीक है, कब से, 1989 से। ठीक है, और भले ही जो स्टेट इलेक्शन जो कंडक्ट किए गए, कश्मीर जो है कभी भी नॉर्मलिसी पे कभी आ ही नहीं पाया। जो 1987 के पहले जो नॉर्मलिसी थी, वो कभी वापस एक्स्टेब्लिश ही नहीं हो पाई। अब जो असेंबली इलेक्शन थे स्टेट में, वह होते हैं 1996 में दोबारा। अब इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, वह जीत जाती है। फारूक अब्दुल्ला जो है, वह वापस से क्या होता है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। अब 2015 में
इंडिया क्या है, इंडिया में ऐसा होता है कि बीजेपी जो है पीडीपी के साथ एक अलायंस बनती है और इलेक्शन लड़ती है। पीडीपी क्या है? पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। जिसको कौन रूल करता था, जिसका कोई हेड कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सईद। ठीक है। अब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की एक अलायंस बनती है, वह इलेक्शन लड़ते हैं, और इसमें क्या होता है, यह अलायंस जीत जाती है, और महबूबा मुफ्ती यह जो है चीफ मिनिस्टर बनती है। क्यों? क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक है। अब क्या होता है, करंट स्टैंड क्या है इस कश्मीरी क्वेश्चन को लेके? देखो, अब क्या है, अभी यूएन का कोई मेडिएशन नहीं है, यूएन अब इसमें नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ना ही कोई थर्ड पार्टी पढ़ रही है। इंडिया और पाकिस्तान ने अपना इशू खुद ही रिजॉल्व करना चाहिए बायलैटरल टॉक से। और ये जैसा कि हमने शिमला एग्रीमेंट में एग्री किया था कि हम बायलैटरल टॉक से यह जो इशू है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जो प्लेबिसाइड है पाकिस्तान में, जो देखो अब क्या होता है, जब तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो वापस नहीं करता है, तब तक प्लेबिसाइड होना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ना के बराबर। ठीक है। अब कश्मीरी सेपरेटिस्ट कौन है? बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे कि लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया। ठीक है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो गए, ये सारे क्या है, कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है। नाउ, अब उनकी सेपरेटिस्ट की डिमांड क्या है? सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स जो है, यह सरफेस होता है कश्मीर में कब? 1989 से। और इसने एक डिफरेंट फॉर्म ले लिया, और अलग अलग स्ट्रैंड्स में। ठीक है। अब इसमें कोई एक सिंगल स्ट्रैंड नहीं है सेपरेटिस्ट का, जो एक सेपरेट कश्मीर नेशन चाहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है। इसके बाद एक ग्रुप था, वह क्या, वह चाहता था कि कश्मीर जो है वह मर्ज कर जाए पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा क्या है, और एक तीसरा भी एक स्ट्रैंड है, वो क्या बोलता है, वह ये बोलता है कि ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ठीक है, विद इन द इंडियन यूनियन। अब यह कुछ डिमांड्स है। ठीक है। और क्या है, डिमांड है कि इंट्रा स्टेट ऑटोनॉमी की। जैसे ये हो गया, देखो कश्मीर वैली का रीजन ये है, लद्दाख वाला रीजन ये है, ये जम्मू वाला रीजन है। ओके। नाउ, अब क्या है, अब इसके अलावा हम जानेंगे, देखो जो जम्मू रीजन है, बेसिकली यह क्या है, फुटहिल है और प्लेन वाला रीजन। ठीक है, और इसमें कौन से हिंदू मुस्लिम और सिख कम्युनिटी रहती है। ठीक है, जो कश्मीर वाला रीजन है, यह बेसिकली यहाँ पे कौन सी, मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है। और जो लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ पे बेसिकली काफी कम ही पॉपुलेशन रहती है, पर ये इक्वली डिवाइडेड है। किन किन में? बुद्धिस्ट में, मुस्लिम में, लद्दाख और किन किन में, बुद्धिस्ट हो गया, मुस्लिम हो गए। ठीक है। इनमें इनकी सारी पॉपुलेशन क्या है, डिवाइडेड है। नाउ, अब जम्मू एंड कश्मीर की जो इंसर्जेंसी है और एक जो डिमांड है इंडिपेंडेंस का, यह काफी ज्यादा जो है हमें कश्मीर वाली में देखने मिलता है। ठीक है। अब आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 में क्या है बेसिकली, देखो अगस्त 2019 में क्या होता है, जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने अनाउंस किया था राज्यसभा में कि, क्या उन्होंने अनाउंस किया कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वह एक ऑर्डर इशू करेंगे जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019। और इस ऑर्डर के तहत क्या होगा, जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था 1954 को, उसको सुपरसीड किया जाएगा। इस ऑर्डर में यह बोला गया कि जो सारे प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यह अप्लाई होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। 1954 का जो ऑर्डर था, वह स्पेसिफाई करता है कि क्या, कि कुछ ही आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है। पर अब क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो 2019 का था, उसने यह स्पेशल स्टेटस ही हटा दिया। अब कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, ऐसा बोल दिया गया। ठीक है। और प्रेसिडेंट ने यह जो ऑर्डर इशू किया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019, इसको इशू किया विद द कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर, उसके कॉन्करेंस से यह ऑर्डर इशू किया था। इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब यह है कि जो गवर्नर था, जिसको अपॉइंट किया गया था, उसके कॉन्करेंस से प्रेसिडेंट ने यह ऑर्डर इशू किया। ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब क्या है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपील कर दिया यह स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को अलोकेट किया गया था
अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 2019 में तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, और रीऑर्गेनाइज किया जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में। एक है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और एक इसको बनाया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब यह जो जम्मू एंड कश्मीर की जो दो यूनियन टेरिटरीज है, एक लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की, यह आती है 31 अक्टूबर 2019 को। और इसी डे को, 31 अक्टूबर को, हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, अब जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, यह प्रपोज किया गया कि उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। पर जो लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी जो है, उसमें कोई असेंबली नहीं होगी। अब जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 में, उसको 5 अगस्त 2019 में इंट्रोड्यूस भी किया गया और पास भी किया गया सेम डे पे। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या होता है। जैसे मैंने बताया स्पेशल स्टेटस के बारे में, कि क्या क्या स्पेशल स्टेटस दिया जाता था आर्टिकल 370 के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, एक चीज हमें जानने की जरूरत है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें लेह और कारगिल वाला एरिया नहीं आता। लेह और कारगिल वाला एरिया लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, अब ये चीज कुछ थी इंपॉर्टेंट जानने लायक। अब इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की, अब जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्या बोला गया, इसमें 114 सीट होंगी। ठीक है, और जो 24 सीटें होंगी वह वैकेंट होगी, किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड। देखो अब क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑक्युपाइड रीजन है, वहां के जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए। ठीक है, यह सीट्स रिजर्व होंगी, ऐसा 2019 के एक्ट में बोला गया। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है, गवर्नर है, वह नॉमिनेट करेगा 2 मेंबर असेंबली से। ठीक है, ऐसा यह सब बोला गया 2019 के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जिसमें अभी चेंजेस भी आए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है, जो स्टेट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, वह लॉ बना सकती है। पर वह जो भी स्टेट लिस्ट में मैटर होते हैं, उनपे वह लॉ बना सकती है। पर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वह लॉ नहीं बना सकती है। इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें भी वह लॉ बना सकती है। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वह बेसिकली, देखो अब क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर कौन करेगा, प्रेसिडेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो एड एंड एडवाइस करेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको एबॉलिश किया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 370 के बारे में भी मैं आपको जैसे बता चुका हूँ सारी चीजें। ठीक है, जो स्पेशल स्टेटस था वगैरह। ठीक है, और जो ये स्पेशल स्टेटस था वो टेम्पररी था, और इसको मेंशन किया गया था पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसके अलावा भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 जो था, पहले क्या था, स्पेशल पावर एक्सरसाइज किया जाता था जम्मू एंड कश्मीर। पर अब क्या है, अब कोई स्पेशल पावर नहीं है। पहले जो थी डुअल सिटीजनशिप थी, जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप और इंडियन सिटीजनशिप। पर अभी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। पहले एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, एक फ्लैग था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, पर अभी तो एक सिंगल ट्राई कलर फ्लैग ही है। ठीक है, यह मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल 370 में जो चीजें थी पहले, और अभी जब आर्टिकल 370 हटा दिया है, तो अभी क्या स्टेटस है। पहले रिजर्वेशन जो है माइनॉरिटीज के लिए, हिंदूज और सिख्स के लिए नहीं था, पर अभी उनके लिए रिजर्वेशन है। माइनॉरिटीज एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए 16%। ठीक है, इंडियन जो सिटीजन है अदर स्टेट से, वह लैंड और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा पहले था। पर अभी क्या है, अभी खरीद सकते हैं। पहले जो है आरटीआई अप्लीकेबल नहीं था, पर अभी क्या है, आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यह जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होता है। ठीक है, अब जो ड्यूरेशन था लेजिस्लेटिव असेंबली का, पहले जो था 6 साल था, पर अभी कितना है, 5 साल। ठीक है, अगर कोई वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर की, अगर वो मैरी करती है, किसी से शादी करती है आउटसाइड द स्टेट, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। पर अभी ऐसा नहीं है। पंचायत के पास पहले कोई राइट नहीं थे, पर अभी पंचायत के पास राइट्स है। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिकल 35A था,
उसमें क्या था, जो परमानेंट रेसिडेंट थे उनको स्पेशल राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट बोलो, या तो प्रॉपर्टी में राइट, जो जो फॉर एग्जांपल जो टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वहां पे पहले सिर्फ जो रेसिडेंट थे वही प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। पर क्या है, आर्टिकल 35 ए को भी हमने एब्रोगेट किया कर दिया। ठीक है, अब बाहर वाले भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यह सारी चीजें थी। अब अब जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट बिल आता है, ठीक है, 2023, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब इसमें क्या बोला गया है, जो सीट्स थी जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको बढ़ा दिया गया है 107 से 114, जिसमें से की जो 24 सीटें होंगी वह रिजर्व होगी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में क्या था, 24 सीटें रिजर्व थी किन के लिए, फॉर द पीपल ऑफ द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ थी जो है असेंबली की, वह बेसिकली कितनी, 83। बिल प्रपोज करता है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, कहा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, उसको एक्सटेंड बढ़ा दिया जाए, कितना, 83 से 90। और इसी चक्कर में क्या हुआ, जो जम्मू जम्मू रीजन है उसकी सीट बढ़ा दी गई 37 से 43, और जो कश्मीर रीजन है उसकी सीट बढ़ा दी गई 46 से 47। अब यह जो बिल है यह पावर देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वह नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर को, जो कि कौन है, कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी है, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा कम से कम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह नॉमिनेट कर सकता है 1 मेंबर को, जो होगी वुमेन। ठीक है, अब कश्मीरी माइग्रेंट बेसिकली कौन है, यह वह लोग हैं जो माइग्रेट कर गए थे कश्मीर वैली से। ठीक है, या जो जम्मू एंड कश्मीर था उससे जो माइग्रेट कर गए थे, कब, 1 नवंबर 1989 से। ठीक है, और जिनको रजिस्टर्ड किया गया है रिलीफ कमिश्नर के द्वारा, जैसे आप सुनते हो ना कश्मीरी पंडित वगैरह, तो उनकी बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 ये क्या बोलता है, यह बिल बोलता है अमेंड करेगा जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 को। ठीक है, अब जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है 2004, इसने स्पेशल रिजर्वेशन दिया था कहाँ पे, जॉब्स में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, किसके लिए, मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट बोलो, शेड्यूल ट्राइब्स बोलो, और बाकी जो भी जो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ओबीसी उनके लिए। ठीक है, पर यह बिल क्या बोलता है, यह रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। ठीक है, कहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है। अब ये जो बिल है यह अमेंड करता है सेक्शन 2 ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट। और ये जो नॉमनक्लेचर है, नॉमनक्लेचर यानी जो टर्म आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास, उसको चेंज कर देता है। और इसको चेंज करके क्या बना दिया उसने, बैकवर्ड क्लास। ठीक है, और जो बिल प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन की 7 सीट का, किनके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 9 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, तो यह सारी चीजें थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस आर्टिकल में। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब इस आर्टिकल में एक एक दो मैं आपको चीजें बता देता हूँ जो क्रिटिसिज्म के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, या तो फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, और अभी जो अमेंड होके आया है, बेसिकली बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो जो गवर्नमेंट थी आपने उसको हटा दिए, जो स्पेशल स्टेटस था वह हटा दिए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक जो फेडरलिज्म है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कहीं ना कहीं आपने उसको ही हर्ट किया है। और कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट को आपने एक यूनिलैटरल पावर दे दिया है कि वो जब जी चाहे आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर सकती है। आर्टिकल 3 क्या है, कि आप जो है नेम या तो फिर टेरिटरी वगैरह चेंज कर सकते हो एग्जिस्टिंग स्टेट से, और एक नया स्टेट बना सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक इंडिकेशन जाता है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आर्टिकल 3 के तहत अब यूनियन गवर्नमेंट जो है फेडरलिज्म को वॉयलेट करके कभी भी अपने हिसाब से एक नया स्टेट क्रिएट कर सकती है एग्जिस्टिंग स्टेट से, और एक स्टेट का जो है स्टेटस भी चेंज कर सकती है फ्रॉम द स्टेट टू द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब यह सारी चीजें हुई है। इसके अलावा क्या हुआ है, कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो एक स्टेटहुड था जम्मू एंड कश्मीर का वो भी रिटर्न करेंगे। और गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हाँ, हम जब भी सही समय आएगा हम जम्मू एंड कश्मीर को उसका स्टेटहुड भी रिटर्न कर देंगे। ठीक है,
तो यह सारी चीजें थी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा मैं और एक चीज आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। या बेसिकली क्या हुआ, एक पेटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली एक फाइल हुई। देखो मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, एक सेकंड। ठीक है, लगभग आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इस आर्टिकल में। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही था। इससे ज्यादा अगर मेरे को और इन्फॉर्मेशन मुझे अगर लगती है कि आपको प्रोवाइड करना है तो मैं और भी आपको प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आर्टिकल 356 यानी क्या है, जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, जिसके जिसके तहत क्या होता है, जब एक फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है स्टेट में तो आर्टिकल 356 लगता है, प्रेसिडेंट रूल। तो यह बोला गया था कि जो आर्टिकल 356 है, यह जो आपने लगाया, और जो प्रेसिडेंट ने जो सब्सिक्वेंट एक्शन लिए जिसके तहत जो स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया आर्टिकल 370, तो इसके बीच में क्या नेक्सस है उसको देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस आर्टिकल में। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया हो। एंड अगर आपको और भी, मैं ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग मैं ऐसे सेशन बनाते रहूंगा। आई होप आपको यह सेशन और अच्छा लगे और आने वाले सेशंस भी अच्छे लगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।